कि माननीय कांचीराम जी ने भी इसके पहले पार्लियामेंट में बोला है कि इस देश के अंदर सामाजिक लोकशाही नहीं है। ये तो बाबा साहब के पीरियड में भी बोला गया था कि भाई बाबा साहब आपने लोकशाही तो ला रहे हो, पर हम ये जो डेमोक्रेसी है हम पैसे के माध्यम से खरीद लेंगे। तो आज जब मैं चुनाव में लड़ा, चुनाव में देखा कि पैसा किस तरह से काम करता है, ये तो मैंने प्रैक्टिकल अनुभव लिया। ईवीएम के माध्यम से कैसे मशीनें बंद होती हैं, पब्लिक को पता चलता नहीं, पब्लिक क्राउड कर लेते हैं। तो दर्शकों, आपका स्वागत है आवाज इंडिया टीवी में। आज हम एक खास शख्सियत से आपको रूबरू करवा रहे हैं। किशोर नंदेश्वर जी यूको बैंक से रिटायर्ड हैं और विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संगठनों से इनका लगाव रहा है और जुड़ाव भी है। हम देखते हैं कि इनका कैसा सफर है और समाज कारण, राजकारण, अर्थकारण पर विशेषकर एक बैंकर होने के नाते इनकी पैनी नजर रहती है। चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो या भारत सरकार का बजट हो, जितनी भी चीजें पॉलिसी बनती है उन पे भी सर की नजर रहती है। सर, आपका स्वागत है। हम देखते हैं सर, सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी लिखते हैं कि हम देखते हैं कि अभी जो समाज में अलग अलग विषयों पे बात होती है और आप रिटायर्ड भी हो चुके हैं, लेकिन एक मेजॉरिटी पीपल रिटायरमेंट होने के बाद रोटी यानी ब्रेड और बटर के बारे में ज्यादा सोचता है, लेकिन आप अर्थकारण, राजकारण, समाजकारण, इन विभिन्न पहलुओं को भी छूते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा आप जैसे लोग इस फील्ड में आए, इस पे क्या मैसेज देंगे? सबसे पहले आवाज इंडिया का धन्यवाद, और आप लोग इस मुलाकात के लिए मैं आपको आवाज इंडिया को और पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं। मुझे लग रहा है कि इस भारत देश के माटी माटी में हमारा एक अधिकार बनता है, और जिस माटी ने हमको इतना बड़ा किया, आज उम्र के 65 साल में हम गए हैं, तो मुझे लग रहा है देश ने हमको कुछ दिया, हम भी कुछ समाज को दे। यह एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सामाजिक रचना इस देश की जो बनी है, उसमें हमें भी लगता है कि हम भी अंतिम क्षण तक हमारा अपना योगदान देते रहे। चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, जो भी क्षेत्र हो, उसमें हम कितना योगदान दे सकते हैं, इसके लिए हम तत्पर रहते हैं। हम देखते हैं सर कि आप बैंकर हैं, आप बैंक से जुड़े हैं। बैंक का एक ऑडिट होता है, एक सिस्टम होता है जिस सिस्टम में बैंक काम करता है। क्या सोसाइटी ने भी उस सिस्टम को कॉपी करना चाहिए? जैसा ऑडिट हो गया, या कोई प्रोग्राम अगर से ले रहे हैं कि हम देखते हैं कि बुद्ध जयंती हो या अंबेडकर जयंती हो, लाखों का बजट होता है, बट अगर से आउटकम कुछ उसका रिजल्ट नहीं आता है, तो इसमें सोसाइटी ने इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट करने का वक्त आ गया, ऐसा लगता है? हाँ बिल्कुल, संस्थागत ऑडिट तो होना ही चाहिए और हर काम का ऑडिट होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जैसे माठ में पानी अपन डालते रहते हैं, भरा या नहीं भरा, उसकी कब तुलना होती है कि उससे कम से कम ठंडा पानी मिले या कुछ मिले। जिस तरह से समाज में जो भी अपन करोड़ों रुपए लगा के काम करते हैं, तो उसका आउटकम कहाँ मिल रहा है, कहाँ नहीं मिल रहा है, कहीं पैसा कहाँ परकोलेट हो रहा है, इसका ऑडिट तो होना चाहिए। ओके, तो जब अगर से ऑडिट नहीं होता है या फिर कोई जवाबदेही नहीं बनती है, तो आप जैसे जो सिविल सोसाइटी से लोग जुड़े हैं या फिर राजनीतिक, गैर राजनीतिक संगठन से भी आप जुड़े हैं, तो कैसा ऐसा है, कहने कुछ टेक्निक्स होना चाहिए कि अगर से ऑडिट नहीं हो रहा है तो ऑडिट हो जाए, अगर से रिजल्ट नहीं आ रहा है तो रिजल्ट आ जाए। तो इसके लिए एक बैंकर होने के नाते आपके अनुभव में क्या टिप्स देंगे आप, जो दर्शक हमको देख रहे हैं? कि जो भी सोशल वर्कर बन के हम काम करते हैं, हमारा भी आप लोग ऑडिट करना चाहिए। और हम अभी जो डेमोक्रेटिक देश में जब रहते हैं, जब भी चुनाव आते हैं, जब भी ये सोशल वर्कर और राजनीतिक कार्यकर्ता चुनाव में खड़े होते हैं, वही वो उनका एक ऑडिटिंग का एक पॉलिसी होती है। समाज में अच्छा काम करेगा तो समाज आगे बढ़ाएगा, समाज में काम नहीं करेंगे तो समाज रोक देगा। यही एक पॉलिसी होती है ऑडिटिंग की। हम देखते हैं कि सर, लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक पार्टियां पार्टिसिपेट करती है। आपने भी हाल में प्रभाग 1 नागपुर महानगर पालिका नागपुर से चुनाव कॉन्टेस्ट किया। क्या खामियां आपको लगी, चाहे इलेक्शन कमीशन हो या फिर चुनावी प्रक्रिया हो? और हम एक देखते हैं कि तुलनात्मक तरीके से दूसरे तरफ गरीबी और अमीरी का जो हम देखते हैं ग्राफ काफी फ्लक्चुएट हो रहा है। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ये फर्टर्निटी, इक्वलिटी की बात करता है और व्यक्ति स्वतंत्रता की बात करता है, वी द पीपल की बात करता है। इस पे एक चुनाव की प्रक्रिया में आप शामिल होने के बाद आपने क्या तुलनात्मक अध्ययन किया है? तुलनात्मक अध्ययन तो मुझे ऐसा लग रहा है कि माननीय कांचीराम जी ने भी इसके पहले पार्लियामेंट में बोला है कि इस देश के अंदर सामाजिक लोकशाही नहीं है। ये तो
बाबा साहब के पीरियड में भी बोला गया था कि भाई बाबा साहब आपने लोकशाही तो ला रहे हो, पर हम ये जो डेमोक्रेसी है हम पैसे के माध्यम से खरीद लेंगे। तो आज जब मैं चुनाव में लड़ा, चुनाव में देखा कि पैसा किस तरह से काम करता है, ये तो मैंने प्रैक्टिकल अनुभव लिया। ईवीएम के माध्यम से कैसे मशीनें बंद होती हैं, पब्लिक को पता चलता नहीं, पब्लिक क्राउड कर लेते हैं। ये सिस्टम जो है ना टोटली कैपिटलिस्ट लोगों के हाथ में चले क्या नागपुर गई है। महानगर पालिका में भी ईवीएम मशीनें बंद हुई? हाँ बिल्कुल मशीनें बंद हुई। यानी छोटे हमारे प्रभाग एक इलेक्शन में भी? हाँ हमारे प्रभाग 16 में, प्रभाग 1 में 16 बूथ के ऊपर मशीनें बंद थी। हमने 2-2 घंटे जाके एजिटेशन किए वहां पे। तो पूरे नागपुर में क्या लगता है, क्या आंकड़ा होगा कि पूरे मशीनें बंद हुई होगी? अभी नागपुर में जो एक अप्रोक्सीमेटली हुआ तो होगा, जब प्रभाग 1 में हो सकता है तो 151 34 36 प्रभाग है नागपुर के अंदर, वहां पे भी तो कुछ ना कुछ हुआ होगा। दर्शकों आपको बताते चले कि हमको भी जो कंप्लेंट्स आई और जो लोगों को, नागरिकों को हमने जब बात किया आफ्टर इलेक्शन और ड्यूरिंग इलेक्शन, तकरीबन 1000 से ज्यादा मशीनें, एक अंदाजा, एक आंकड़ा निकल के सामने आ रहा है। और उसकी सत्यता तो आरटीआई के माध्यम से जो आरटीआई एक्टिविस्ट है वो और निकालेंगे। हम और थोड़ी सी बात करेंगे सर, ये जो हम देख रहे थे कि इलेक्शन में एक सामान्य वर्ग और एक रिचनेस जो आ गया एक छोटे से इलेक्शन में, इसमें भी काफी तफावत थी। यानी जिनके पास पैसा है वो बिना ऑडिट के वो पैसा चल रहा है इलेक्शन में। क्या ये डेमोक्रेसी के लिए थ्रेट नहीं है? बहुत बड़ा थ्रेट है ये, डेमोक्रेसी के लिए बहुत डेंजर है काम है। और मुझे तो ऐसा एलिगेशन लगाने में कोई ये नहीं है कि यहाँ इस देश के पूंजीपति वाले लोगों ने इस प्रजातंत्र को खरीद लिया है। आज पैसे के बिना कुछ नहीं होता है। गरीब आदमी तो खड़ा चुनाव में लड़ ही नहीं सकता है। आज देखो, मैं बैंक से रिटायर्ड हुआ, मेरे पास 10-5 लाख रुपए थे। मेरी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हम जब बामसेप के माध्यम से, बीएसपी के माध्यम से कार्यकर्ताओं को खड़ा करते थे और उसको हम लड़वाते थे। आज मैं खुद प्रैक्टिकल देखा कि भाई जब मैं रिटायर हुआ हूँ, मेरे पास 5-10 लाख रुपए है, तो मैं क्यों नहीं समाज के ऊपर ये खर्च करूँ। चुनाव में क्या होता है, हम आम्बेडकरी विचारधारा, फुले शाह आम्बेडकरी विचारधारा का प्रचार प्रसार करना, ये हमको कांशीराम जी ने भी बताया है। कांशीराम जी ने बताया, समय समय के वो मायावती भी बताती है। हाँ जी। तो ये सामाजिक जिम्मेदारी के तहत मैं चुनाव लड़ा, पर मैंने ये देखा कि कहीं ना कहीं मेरा ये पैसा कम पड़ रहा है। मैंने चुनावी दौर में पहले भी आगाह किया था समाज को कि भाई जीतेगा, भाई जीतेगा, वोट वाला जीतेगा, हारेगा भाई हारेगा, पैसे वाले हारेगा। पर यहाँ उल्टा हो गया कि जीता कौन? नागपुर से। तो पैसे वाला नागपुर हाँ से। जी। तो आज की हालत तो यही है। हम देखते हैं सर कि बाबा साहब को भी क्या ये चुनावी प्रक्रिया जो अभी चल रही है देश में, क्या ये अपेक्षित था? हम देखते हैं कि बाबा साहब के भी रिमार्क्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट जब हम पढ़ते हैं तो, या फिर इलेक्टोरल रिफॉर्म के ऊपर भी उनके डिबेट्स है, उनके कोटेशन है। क्या ऐसी चुनावी प्रक्रिया जो फोर फादर्स रहे हैं भारत के, जो पहली लोकसभा और दूसरी लोकसभा के जो नेतागण रहे हैं, क्या ये ऐसी चुनावी प्रक्रिया अपेक्षित थी उन सबको? जो भी हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने इस संविधान को बनाया, शिल्पकार रहे, उन्हें तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उनके तो उम्मीद की परे हुई। हाँ जी। उन्हें भी बड़ा अच्छा अनुभव मिला भंडारा में क्या हुआ था। तो ये सोशल एलिमेंट्स, कास्टिस्ट एलिमेंट और कैपिटलिस्ट, हाँ जी, ये मिलके इस मूवमेंट को या इस देश को बहुत कमजोर कर रहे हैं। मुझे लग रहा है जनता ने, इस अम्बेडकरी जनता की विशेष जिम्मेदारी है कि छोटे छोटे समाज को जोड़ के, छोटे छोटे कैडर कैंप लगा के, छोटे छोटे अन्य समाज को लोगों से संवाद करके इस क्रांति को आगे बढ़ा सकते हैं। सिस्टम डेवलप करने की बात, सिस्टम डेवलप जो बैंकिंग सेक्टर में मैंने जो शुरुआती इसमें इंस्टीट्यूशन क्रिएट कीजिए, संस्थान क्रिएट कीजिए, तो संस्थान के जैसा अगर से सोचिए कि कोई संस्थागत तरीके से इसकी पहल करता है, तो क्या क्या उसकी जमीनी हकीकत होना चाहिए और क्या क्या चीजों पे ध्यान रखना चाहिए कि, और कैसे लोग सिलेबस डिजाइन करना चाहिए, कैडर में क्या पढ़ाना चाहिए, इसके ऊपर क्या आपका कमेंट रहेगा? ये तो जो है संस्थागत जब इंस्टीट्यूट बनती है उसमें इंटेलेक्चुअल लोग रहते हैं। हाँ जी। अलग अलग ग्रुप के अलग अलग लोग रहते हैं। वो लोग, उनकी अपनी थिंकिंग होती है, नेशनल लेवल के ऊपर, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वो थिंकिंग करते हैं, अलग अलग देशों का अध्ययन करके फिर हमारी डेमोक्रेसी और कैसी परिपक्व हो इसके ऊपर वो एक सिलेबस बना के समाज में परकोलेट करके इसका एक सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। पर इसके लिए
समाज के अंदर एक बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट बनना चाहिए और वहाँ पे विद्वान लोग, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता, कुछ विद्यार्थिनियों का भी, महिलाओं का भी समावेश होके यदि एक कोलैबोरेशन के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो आने वाला ये जो चैलेंज है कैपिटलिस्ट लोगों की, अभी जो इंडिया के अंदर कैपिटलिस्ट लोगों की जो गवर्न कर रहे हैं, उसको हम क्रैक कर सकते हैं। हम देखते हैं आप बार बार मान्यवर कांशीराम जी को कोट कर रहे हैं, बाबा साहब जी की जिक्र कर रहे हैं। क्या उनका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर कोई कमेंट है? आप जैसा संस्थागत बात कर रहे हैं तो ट्रेनिंग की भी बात आ गई। क्या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को भी समाज की अभी बहुत बड़ी ऐसा प्रायोरिटी पे लगता है आपको जरूरत आ गई है? बहुत बड़ी जरूरत है। बाबा साहब का भी तो सपना था ना, मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के अंदर औरंगाबाद में उन्होंने एक इंस्टीट्यूट की बात किए थे, बेंगलोर में इंस्टीट्यूट की बात किए थे। तो ये सब इंस्टीट्यूट से तो सब बनना चाहिए था, पर आज की तारीख में जो भी सकारात्मक बातें आना चाहिए वो नहीं आ रही हैं। इसके ऊपर हमारा समाज और विचारवंत, और हमसे भी ज़्यादा विचारवंत है, हम तो एक सामान्य कार्यकर्ता हैं, समाज के बीच घूमते फिरते रहते हैं, पर इसके लिए भी काम कंस्ट्रक्टिव लेवल पर होना चाहिए। बहुत सारे एनजीओ, बहुत सारे संगठन, जैसा बामसेफ जैसे संगठन हम देखते हैं देश में कार्य करते हैं। क्या बामसेफ जैसे संगठनों को भी देश की जरूरत हम समझ सकते हैं? क्या उनका भी एक रोल है इस संस्थागत इंस्टीट्यूट को में? जब आप जो इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं तो बामसेफ जैसे संगठन का भी कुछ रोल हो सकता है इसमें? देखो भाई, बामसेफ का कारवा तो 1972 से चला, 78 में बामसेफ बनी और 84 में बहुजन समाज पार्टी बनी। हाँ जी। बामसेफ ने तो अपनी जिम्मेदारी निभाया ना। 1984 के पहले आम्बेडकरी समाज के हाल क्या थे? हम भी छोटे छोटे बचपन में देखते थे, आरपीआई का एकीकरण होना चाहिए, इसका एकीकरण होना चाहिए। इन विपरीत परिस्थिति में बामसेफ ने वो जिम्मेदारी लिया। 78 में बनाने के बाद 84 में बीएसपी बनाया और बीएसपी के माध्यम से इस देश का बहुत बड़ा राज्य, जहाँ 403 सीटें विधानसभा की रहती है, वहाँ पे शासन लाया ना। आदरणीय बहन जी मायावती के माध्यम से शासन लाया हमने। तो ये बामसेफ ने जिस तरह से अपनी जिम्मेदारी निभाया, वो जिम्मेदारी आगे और बढ़ना चाहिए था, पर कुछ कारणवश ये नहीं हो पाया। इसके लिए तो हम कहीं ना कहीं दिलगीर हैं। क्या भविष्य देख रहे हैं आप? जैसा हम देखते हैं SC ST OBC जो बहुजन समाज की आप बात कर रहे हैं बार बार, क्या चैलेंजेस देख रहे हैं और क्या भविष्य देख रहे हैं? और एज इतने सालों का जो अनुभव आपको है, इतने दशकों से आप काम कर रहे हैं, तो क्या रणनीति अपनाना चाहिए? जो आपको सुन रहे हैं क्या साझा करेंगे? देखो, ये चैलेंजेस है करके रोते नहीं बैठना पड़ेगा। हाँ जी। इसके लिए तो साहब ने बोला है कि निग्लेक्टेड कास्ट और निग्लेक्टेड इशू, जो समाज के अंदर निग्लेक्टेड कास्ट है, जिन समाज को राजनीति में कभी प्रतिभागी नहीं बनाया गया है, ऐसे लोगों को जोड़ने का हम बामसेफ के माध्यम से, बीएसपी के माध्यम से अलग अलग कम्युनिटी को हम जोड़ के वो समूह बना के आगे बढ़ना चाहते हैं, जिसके रिजल्ट उत्तर प्रदेश में मिले। जिसके रिजल्ट उत्तर प्रदेश में मिले। और आने वाले वर्तमान परिस्थिति में केरला जैसे कम्युनिस्ट के कट्टर स्टेट में भी हमारे कुछ नगर सेवक आ रहे हैं। हरियाणा, पंजाब में तो इसके पहले भी 11 एमएलए आ चुके हैं, एमपी के अंदर भी आ चुके हैं। ये तो आउटपुट है ना। उस 1984 के पहले हमारे समाज की क्या सिचुएशन थी? एक तो ठीक है, बाबा साहब 1956 से चले जाने के बाद हमारे 10-11 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। हाँ जी। पर उसके बाद तो जो अवनति हुई हमारी, पर उसके बाद 84 में मान्यवर कांशीराम जी और बामसेफ ने जो कारवा आगे बढ़ाया, तो इस मूवमेंट को एक मुकाम पे पहुंचाने का प्रयत्न किया। ओके, तो हम बात करने की कोशिश कर रहे थे कि जो इतिहास में घटित हुआ है और जो वर्तमान में हो रहा है, उसमें कितना बदलाव है और कितनी पॉजिटिविटी वाली बात है। सर ने अपना कीमती वक्त दिया। और एक दूसरी भी बात हम बताते चलते हैं कि राजनीतिक पार्टी का काम सिर्फ इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना नहीं होता है। राजनीतिक पार्टी का काम समाज को और पूरे देश को दिशा देने का भी काम होता है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन को खड़े करने का भी काम होता है, सिलेबस डिजाइन करने का भी काम होता है। और जो भी संगठन और जो शेडो संगठन राजनीतिक पार्टियों के साथ जुड़े रहते हैं, उनका काम और उनका दायित्व भी बहुत बड़ा बढ़ जाता है। सर, आपने अपना वक्त निकाला हमारे लिए, आपका धन्यवाद। और अगर से कुछ आपको लग रहा है कि जो दर्शक आपको सुन रहे हैं, कम शब्दों में क्या बोलेंगे अंत में? मुझे लग रहा है विपरीत अभी इस परिस्थिति में समाज ने बहुत हिम्मत के साथ आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। जो डर गया सो मर गया। मुझे लग रहा है कि आप सब लोग एक झुंड, अभी एक अमिताभ बच्चन की पिक्चर आई थी, उसमें गरीब गरीब बच्चे लोग
जो ट्रेन के नीचे से कोयला निकालना, ये करना, उन लोगों का भी एक जुनून देखो। वो जुनून के साथ हम यदि भिड़े और अलग अलग समाज के लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करें, तो मुझे लग रहा है जिस तरह से कांचीराम जी ने अपना सपना देखा था कि इस देश में किस तरह से राज्य होना चाहिए, तो सम्राट अशोका का राज्य के समान कल्याणकारी राज्य होना चाहिए। इस तरह से हम सब लोग मिलके इकट्ठा होके सम्राट अशोका का भारत पुनः यहाँ पे स्थापित करेंगे, ऐसी मुझे पूरी आशा है। और मैं अम्बेडकरी और संपूर्ण भारतवासियों को अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभेच्छा देते हुए मैं यहीं रुकता हूँ। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत। आपके कमेंट्स अपेक्षित रहेंगे, जरूर आप कमेंट कीजिए और सर से हम कोशिश करेंगे फिर से कनेक्ट करने के लिए। थैंक यू।